नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। तीस्ता नदी, जिसको लेकर के लगभग 4 दशक से भारत और बांग्लादेश के बीच में तमाम बातें होती रही हैं। कई बार एक जो मसौदा है वो भी तैयार किया गया था जिसमें इस नदी को बांटने की बात हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर से कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से भारत की चिंता जो है वो बढ़ सकती है। इस तीस्ता रिवर को लेकर के जो कॉरिडोर है वो बनाने की बात बांग्लादेश ने एक बार पहले भी चीन के साथ की थी। उस वक्त चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन अब एक बार फिर से खबर आ रही है कि चीन से बांग्लादेश की बातचीत हुई है। आपको बता दें, ये जो तीस्ता नदी है ये सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर के बांग्लादेश तक पहुंचती है और बांग्लादेश में किसान का काम हो, खेती का काम हो, सिंचाई का काम हो, वो इस नदी से होता है। और इसी को लेकर के अब एक बार फिर से जो है तमाम बातें निकल कर आ रही हैं कि आखिरकार ये कॉरिडोर अगर बन रहा है तो क्या बांग्लादेश एक बार फिर से चीन के साथ कोई समझौता करने जा रहा है। हालांकि एक बार पहले भी जब समझौते की बात हो रही थी तो भारत खुद भी आगे आया था ताकि ऐसा ना लगे कि भारत नहीं चाहता या फिर भारत के लिए कोई मुश्किल हो। लेकिन अब ऐसे में इसका क्या हल होगा, भारत पर इसका क्या असर होगा, या फिर भारत इस पूरे मामले में किस तरीके से रिएक्ट करता है, ये समझने की बात है। डॉक्टर पवन चौरसिया हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट बने हुए। सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो तीस्ता रिवर है इसका इतिहास थोड़ा सा समझाइए और आखिरकार बांग्लादेश बार बार चीन से मदद इसको लेकर के क्यों मांगता है। देखिए क्या है कि जब पार्टीशन हुआ, यानी जब फिर बांग्लादेश एग्जिस्टेंस में आया, तो वो पता है कि आर्थिक रूप से बहुत ही मतलब ना असक्षम देश था और काफ़ी सारी समस्याएं थी बांग्लादेश के साथ में। तो उनके पास लेकिन यह है कि लैंड जो है बहुत फर्टाइल है, तो खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। ऐसे में क्या है कि उनके जो रिवर्स हैं, तीस्ता हो गई, पद्मा हो गई, जो अपनी गंगा है जिसको वो लोग पद्मा कहते हैं, तो वो रिवर्स उनकी लाइफलाइन है। और वो ये चाहते हैं कि इसमें कुछ परियोजनाएं बन जाए ताकि वहाँ बिजली का उत्पादन कर सके, बेच सके, और वो उसको बेच करके पैसे कमा सके। तो इसीलिए तीस्ता को लेकर के उनका बहुत शुरू से एम्बिशन रहा है। और वाटर शेयरिंग का मामला, जिस उसमें भारत को भी बहुत सारा फ्रिक्शन रहा है, फरक्का को लेकर के, तीस्ता को लेकर के। तो समय समय पर इसको लेकर के कुछ चर्चाएं होती थी। और अब ऐसी स्थिति आ गई कि देखिए, तारिक रहमान जिस पार्टी से आते हैं, बीएनपी से आते हैं, आपको पता होगा वो पारंपरिक रूप से भारत विरोधी पार्टी मानी गई, और ये माना गया है कि ये पार्टी जो है ना मतलब ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ टिल्टेड रहती है, थोड़ा भारत को ना वो नापसंद करती है। और तारिक रहमान भले ही कितना ऊपर ऊपर से कह ये दिखाना की कोशिश कर रहे हो कि नहीं, उन्हें भारत से कोई दिक्कत नहीं है, उनकी जो पूरी वैचारिक दृष्टिकोण है दरअसल वो उसमें इस्लामिस्ट प्रभाव बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं कि ऐसे कुछ निर्णय ले रहे हैं जिससे भारत के जो सामरिक हित हैं वो उसको लाभ ना पहुँचे और उसके आपस के बीच में फ्रिक्शन बढ़े। और ये तीस्ता रिवर को लेकर के, तीस्ता प्रोजेक्ट को लेकर के जो चाइना को इन्विटेशन दिया गया है, वो उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि चीन यहाँ पर आए। एक तो क्या है कि इससे उनको धन मिलेगा, और दूसरी चीज़ क्या है कि वो उन्हें पता है कि अगर भारत को यहाँ पर लाएंगे तो बात बराबरी करनी पड़ेगी। चीन के केस में क्या है कि उनको पैसा तो मिल ही जाएगा और चीन के खुद के यहाँ पर इंटरेस्ट है, क्योंकि ये जो तीस्ता है ये अपने भारत के जो चिकन नेक जिसे बोलते हैं, जो कि एक बहुत पतली से 22 किलोमीटर चौड़ी एक और 60 किलोमीटर लंबी एक तरीके की नैरो स्ट्रेच है, जो भारत के 8 पूर्वोत्तर के राज्यों को में बाकी भारत के भाग से जोड़ती है। ये एक बहुत सेंसिटिव इशू रहा है, और वो ये चाहते हैं कि क्योंकि चीन का वहाँ पर अगर प्रेजेंस रहेगा तो भारत के सामरिक दृष्टि के हिसाब से बहुत खतरा होगा। इसीलिए ये पूरा एक मुद्दा बन रहा है कि चाइना का इन्वॉल्वमेंट यहाँ क्यों है और उससे भारत को क्या नुकसान होगा। ठीक है, लेकिन अब ऐसे में सिलीगुड़ी कॉरिडोर को, जिसे चिकन नेक भी बोला जाता है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो भारत की टेंशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो ऐसे में जो भारत की चिंता है वो कितनी जायज है? ये बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि देखिए भारत के सारे जितने पड़ोसी हैं वहाँ पर ना तो राजनीतिक स्थिरता है और ना ही कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिससे वहाँ पर ना जन भावनाओं का सम्मान किया जा सके। आपको पता है कि पिछले साल जो बांग्लादेश में जब इलेक्शंस हुए थे, तो वो भी इलेक्शन कम और सिलेक्शन ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक थी अवामी लीग। आपने उसको चुनाव लड़ने ही नहीं दिया गया, तो ना तो वो फ्री इलेक्शन थे ना तो फेयर इलेक्शन थे। और उसके बाद जो सरकार बनी है, तो ये माना जा रहा है कि ये जो सरकार है वो पूरी तरह से वैधानिक नहीं है, लेजिटिमेट नहीं है गवर्नमेंट। और ये जो भी कदम उठा रही है ये ऐसे कर रही है जिससे भारत को एक तरह से ना चिढ़ाने वाली बात है। तो ये उसको इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। और भारत के लिए क्या है कि भारत ये समझता है कि अगर चीन का वहाँ पर दखल बढ़ता है तो जाहिर सी बात है भारत के जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनमें किसी तरह की गतिविधियाँ, संदिग्ध गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। खासतौर पर ड्रग का इशू हो गया, आतंकवाद का हो गया, नक्सलिज्म का हो गया, या कुछ इस तरह के अलगाववाद का हो गया। तो ये भारत की ये जो चिंताएं हैं जो कि
ये भारत चाहता नहीं है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में चीनी जो प्रशासन है या चीन के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आए। ठीक है, क्योंकि चीन और बांग्लादेश की अगर बात हो रही है तो पाकिस्तान का जिक्र आता ही है, क्योंकि इनके कंधे पर रखकर कई बार बंदूक चलाने की कोशिश पाकिस्तान करता है। तो क्या जिस तरीके से इस कॉरिडोर की बात हो रही है, इसमें कोई ना कोई पाकिस्तान को लाभ हो सकता है? देखिए, परोक्ष रूप से तो लाभ नहीं हुआ, लेकिन मैं ये हूँ कि चाइना को कहीं ना कहीं अगर कवर देने का काम करता है, स्थान देता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत, आपको पता होगा, बहुत गहरा संबंध रखते हैं। और हो सकता है कि पर्दे के पीछे पाकिस्तान ने ही बांग्लादेश की और बांग्लादेश से ये निवेदन किया हो कि वो चीन को इस तरह का प्रोजेक्ट संभालने को दे दे, क्योंकि पहले भी आप देखें इतिहास में कि चाइना के लिए इस तरह की लॉबिंग पाकिस्तान करता रहा है। 1970 में जब यूएस के संबंध नहीं थे चाइना से, तो हेनरी किसिंजर जो कि उस समय विदेश मंत्री थे, वो पाकिस्तान ही गए थे। पाकिस्तान से वो खुफिया तरीके से चीन गए थे और उसके बाद सारे दोनों देशों के बीच संबंध स्थापित हुए थे। तो पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट हर जगह रहा है चाइना का, जब ऐसे सामरिक हित की बात आती है। और यहाँ भी मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान ने ही बांग्लादेश से बात की होगी, और चूँकि आपको पता है सरकार है वो पाकिस्तान परस्त है और पाकिस्तान से बहुत अच्छा संबंध है, तो उन्होंने हो सकता है पाकिस्तान को ये बात कहा हो या पाकिस्तान ने उनसे कम्युनिकेट किया हो कि अगर आप चीन को इसमें प्रोजेक्ट में रख लेंगे तो एक तो क्या एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तथा कथित रूप से, दूसरा पैसा, अच्छा पैसा मिल जाएगा, और तीसरा ये है कि उनके जो हित हैं वो सध पाएंगे। तो ये तीनों एक तरीके से लिंक्ड हैं, जिसकी वजह से ये सब हम देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण ये भी है कि जिस तरीके से इस तीस्ता रिवर को लेकर के अब भारत की चिंता बढ़ रही है, अब चीन की, क्योंकि इसमें अगर एंट्री होती है तो भारत के पास क्या विकल्प रह जाता है? कोई कूटनीति इलाज इसका है, या फिर कोई निवेश हो, या फिर कोई दबाव की राजनीति जिसकी वजह से ये जो मामला है भारत के लिए फ्रूटफुल रह जाए? देखिए, ऐसे डायरेक्ट कोई कूटनीति नहीं है, लेकिन दो चीज़ें हैं। एक तो क्या है कि भारत को फिर अपनी सुरक्षा पे और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। सीमा पार से जो घुसपैठ होती है, अपनी बॉर्डर को फेंसिंग करने की ज़रूरत है। इल्लीगल जो कि रह रहे हैं अवैध बांग्लादेशी, उनको बाहर करने की ज़रूरत है। दूसरा क्या है कि भारत भी कहीं ना कहीं इस पे काम कर रहा है। आप देखिए, जो अंडमान निकोबार पे भारत अभी जो काम कर रहा है, जो सरकार कर रही है, वो लगभग इसीलिए कि बांग्लादेश की नहीं, लेकिन उसकी नज़र चीन पे है कि चीन के ऊपर कैसे दबाव डाल सके। तो चाइना के लिए, अगर हमारे लिए चिकन नेक है, तो चाइना के लिए जो आपका मलक्का स्टेट है, वो भी एक उनके लिए दुखती रग है। तो भारत उसको मिलिटराइज कर रहा है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर अगर यहाँ से कोई दबाव आता है तो भारत चीन को वहाँ से घेर ले। तो मुझे लगता है भारत ये जो कर रहा है वो सही कर रहा है, और इसी दिशा में से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो वैसे में ये वो तीसरा प्रोजेक्ट है जिसको लेकर के अब चाइना की एंट्री को लेकर के बांग्लादेश ये चाह रहा है, बांग्लादेश की चाहत है कि अब चाइना की इसमें एंट्री हो। सवाल कई सारे हैं कि इसका कितना असर होगा, क्योंकि चाइना और बांग्लादेश अगर इस पर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं जो एक संकट है वो जरूर होगा, उससे निपटने का काम भी जो है भारत कर रहा है, तमाम बातें होंगी। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है वो यही है कि एक बार पहले भी चीन के साथ बांग्लादेश ने बातचीत करने की कोशिश की थी इस प्रोजेक्ट को लेकर के, और अब एक बार फिर से ये वही नदी है जो पश्चिम बंगाल और सिक्किम से होते हुए गुजरती है और उसके बाद बांग्लादेश में पहुंचती है। बांग्लादेश का बार बार कहना था कि हमें पूरी तरीके से जितने पानी की जरूरत है वो नहीं मिल पाता है। फिलहाल इस मामले में जो भी अपडेट होगा आप तक लगातार पहुंचाएंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।